अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 AQB पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज जो मैं पास पेपर आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूं वो है सेट एंड फंक्शन, जो मैं 2008 से 2024 के पेपर सॉल्व करूंगा, जिसमें मेरे पास एमसीक्यूज पहले सॉल्व हो रहे होंगे और बाद में सीआरक्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। ओके, 2008 में आपके पास पहला क्वेश्चन था। कहता है अगर ई एफ आपके पास ये सेट्स हों, ई आपके पास है 1 2 3 4, और एफ आपके पास दिया हुआ है 4 3 2 1, जिसको मैं 1 2 3 4 ऐसे भी लिख सकता हूं। तो कहता है भाई ई इंटरसेक्शन एफ निकालें, जिसका मतलब होता है दोनों सेट्स में कॉमन और हर चीज कॉमन है। जब हर चीज कॉमन है तो फिर ई इंटरसेक्शन एफ भी 1 2 3 4, यानी ई इंटरसेक्शन एफ का आंसर 1 2 3 4 ई के ई सेट के बराबर भी आया है और एफ सेट के बराबर भी आया है, यानी ये सब बराबर है। तो कहता है कि बताएं कि ई इंटरसेक्शन एफ खाली ई के बराबर है। भाई खाली ई के बराबर तो नहीं है, खाली एफ के बराबर, बिल्कुल खाली एफ के बराबर भी नहीं है, क्योंकि ई एफ दोनों के बराबर है ना। और कहता है ई यूनियन एफ के बराबर है। अब ई यूनियन एफ एक और हमारे पास आ गया, चलें जी ई यूनियन एफ भी निकाल लेते हैं। ई यूनियन एफ का मतलब दोनों को कंबाइन करना, और दोनों को कंबाइन करूंगा तो 1 2 3 4 ही कंबाइन होगा, क्योंकि सेट में एक से ज्यादा दफा नहीं लिखा जाता एलिमेंट्स को। तो इंटरेस्टिंगली ये भी ई एफ, और अब तो मैं ये कहूंगा ई इंटरसेक्शन एफ, ये सब के सब बराबर है। और डी ऑप्शन क्या है? ई के बराबर होना, एफ के बराबर होना, और ई इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ के, बिल्कुल सही। ये डी ऑप्शन होगा क्योंकि ये सब आपस में बराबर होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट। कहता है फॉर एनी 3 नॉन एम्प्टी सेट्स ए बी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? इसमें से कौन सा आपके पास गलत है? अब जब तीन सेट्स की बारी हो तो भाई ये ध्यान में रखें, एसोसिएटिव में आपके पास अगर यूनियन होता है तो हर जगह बस यूनियन ही होता है। जैसे बाद में दो सेट्स का यूनियन करके पहले सेट से यूनियन करो, या पहले दो सेट्स का यूनियन करके तीसरे से यूनियन करो, ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है। इसी का एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन और एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, बस जहां यूनियन है वहां लिखना होगा इंटरसेक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? उसमें क्या होता है, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों साथ लगता है। तो यूनियन इंटरसेक्शन दोनों साथ लगता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए यूनियन बी, अब इसको कैसे बनाते हैं? ए कंबाइन करते हैं बी के साथ, फिर इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, और ये मेरा इसका आंसर होता है। अगर यहां पर इंटरसेक्शन होगा तो फिर यहां पर यूनियन होगा, और टेक्निक वही, ए इंटरसेक्शन बी, जो भी यहां पर होगा वो यूनियन पे आएगा, और ब्रैकेट्स, और ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास तीन वाले लॉज होते हैं। अब कहता है इसमें से कौन सा वाला गलत है? ए यूनियन बी, भैया तो एसोसिएटिव लॉ, ये तो बिल्कुल ठीक है, अभी बताया मैंने आपको। ये भी एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ये भी ठीक है। अभी बताया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी, और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये सही है। जो गलत है सिर्फ ये वाला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये लॉज ध्यान में रहेंगे, और आगे भी जितने एमसीक्यूज होंगे अब मैं डायरेक्ट डिस्कस करूंगा तो फिर आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। ऑलरेडी अब आपके पास फार्मूला शीट में ये लिखा हुआ है, डिमॉर्गन्स लॉ। अगर लिखा हो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो वो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, या अगर ए आपके पास यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों डिमॉर्गन्स लॉ हैं, तो वो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन
बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों लॉज को हम कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। तो अभी इंटरसेक्शन वाला तो यूनियन वाला ढूंढे और इंडिविजुअल वाला, ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट आपके पास तीसरा आपके चौथा आपके पास कहता है, अब 2008 का हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। अगर ए सेट ये है तो ए क्रॉस ए फाइंड करना है। चलें जी, ए क्रॉस ए का मतलब क्या होगा कि मैं ए के साथ कार्टिशियन प्रोडक्ट करूंगा अगेन ए के साथ। और कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या करता है, हमें ऑर्डर पेयर बनाता है। ए को ए से कंबाइन करूंगा, ए कॉमा ए, फिर ए को बी से कंबाइन करूंगा, ये सब ऑर्डर पेयर बन गए। फिर मैं बी को ए से कंबाइन करूंगा, बी कॉमा ए, फिर बी को बी से कंबाइन करूंगा, बी कॉमा बी। और ये मेरा इसका आंसर होगा। इसका मतलब सी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। जनाब मैं 2008 तो कंप्लीट कर पाया। चलें जी अब नेक्स्ट आपके पास 2009। चलें जी अब नेक्स्ट, अब ये ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर आपके पास है। ऑर्डर पेयर की खासियत होती है, अगर दो ऑर्डर पेयर, ये एक ऑर्डर पेयर है और ये दूसरा ऑर्डर पेयर है, अगर दो ऑर्डर पेयर आपके पास बराबर हो तो इसका मतलब ये होता है कि पहला पहले के बराबर होता है और दूसरा दूसरे के। यानी x-1 बराबर होगा -1 के और y+1 बराबर होगा 1 के। -1 वहां शिफ्ट करूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा -1 + 1, और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। और 1 उधर शिफ्ट करूंगा तो फिर 1 - 1, और मजे की बात ये भी 0 हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में, 0,0। यानी डी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी अब ये कहता है कौन सा ये शेडेड रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, पहले तो ये ए बी, दरअसल ए बी दोनों को पूरे यूनिवर्सल से निकाला गया, ये यूनिवर्सल होता है। यानी इसको हम यूनिवर्सल कहते हैं। ये कंप्लीट को, ये हमारा ए सेट है और ये हमारा बी सेट है, फर्ज करते हैं। सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, ए बी। और अब अगर ये मैं इसको शेड करूंगा तो इसका मतलब ये क्या है, ये ए यूनियन बी का शेड हुआ है, क्योंकि मैंने ए और बी को कंबाइन किया। कंबाइन मतलब होता है यूनियन। और ये मेरा पूरा का पूरा यूनिवर्सल होता है, पूरी ये हर चीज यूनिवर्सल है। तो अगर आप नोटिस कीजिए, अभी क्या हुआ है, अभी ये ए यूनियन बी यूनिवर्सल से निकाला गया है। तो अगर ए यूनियन बी को, यानी अगर ए यूनियन बी को निकाल दिया गया है यूनिवर्सल सेट से, तो ये बेसिकली ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इसको डैश से या सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिवर्सल से उस सेट को निकाल दो तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, इफ अ फंक्शन डिफाइंड बाय, एक फंक्शन डिफाइंड है। थोड़ी थोड़ी बातें फंक्शन के बारे में जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। ये दो सेट है जनाब। ये पहला सेट जो कहलाता है वो डोमेन कहलाता है, और जो दूसरा सेट कहलाता है हमारे पास कोडोमेन कहलाता है। कोडोमेन कहलाता है। अब पहले सेट, अगर फंक्शन गिविंग हो, जैसे कि ये फंक्शन आपके पास गिविंग है 1,2, 2,2 और 3,2। तो जो पहले एलिमेंट होते हैं फंक्शन में, अगर ये खुद फंक्शन कह रहा है तो पहले एलिमेंट कहलाते हैं डोमेन के एलिमेंट, और जो दूसरे एलिमेंट होते हैं वो को डोमेन के एलिमेंट होते हैं। पर क्योंकि वो डोमेन के साथ यूज हो रहे हैं, अब को डोमेन में और एलिमेंट भी हो सकते थे, पर मेरे पास फिलहाल एक ही एलिमेंट नजर आ रहा है। को डोमेन में और भी एलिमेंट हो सकते थे, ठीक है। तो इस सेट को हम रेंज सेट कहते हैं। यानी जो सेकंड एलिमेंट वाला होता है उसको हम रेंज सेट कहते हैं। तो इस वक्त जो रेंज हमारे पास दी गई है वो हमारे पास 2 है। तो ये हमारा होगा। ये ध्यान में रखेंगे, कोर डोमेन बेसिकली जब फंक्शन बनते हैं तो दो सेट्स दिए जाते हैं, ए या बी। और फंक्शन ए सेट से बी सेट के दरमियान बनता है।
जो पहला सेट होता है ए, उसको हम डोमेन कहते हैं, और जो दूसरा सेट होता है बी, उसको हम को डोमेन कहते हैं। और जो डोमेन एलिमेंट यूज करता है, जैसे देखें डोमेन में वन, वन कंबाइन हुआ टू के साथ, टू कंबाइन हुआ टू के साथ, थ्री कंबाइन हुआ टू के साथ, तो जो डोमेन एलिमेंट यूज करता है उस सेट को हम रेंज कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, और मजीद क्वेश्चन आएंगे तो और थोड़ा तफसील से भी इसके बारे में डिस्कस आपके साथ करेंगे। चलें जी, अब मूव करते हैं आगे। अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया था एस इंटू एस। अच्छा, कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। भाई ये एस इंटू एस जो आपके पास है, ये एस इंटू एस आपके पास ऐसे है। अगर आपके पास ये वन दिया हुआ है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था इसको ऑर्डर पेयर कैसे बना सकते हैं। हम इसका ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, वन वन से कंबाइन होगा, वन फिर टू से कंबाइन होगा, फिर टू वन से कंबाइन होगा, एंड टू टू से कंबाइन होगा। ये एस इन टू एस है। इफ एस वन टू देन द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन एस इन टू एस। अब बाइनरी रिलेशन क्या होता है? जब मैं इसके सबसेट बनाता हूं। अब ये इसमें चार एलिमेंट्स है, एक दो तीन चार। जी जी, इसमें आठ एलिमेंट नहीं है, इसमें चार। ये एक ऑर्डर पे एक खिलाएगा, चार एलिमेंट। और बाइनरी रिलेशन मतलब इसके सबसेट बनाना, और सबसेट का फॉर्मूला होता है टू पावर एन। और इसमें कितने एलिमेंट है? चार एलिमेंट है, तो टू पावर फोर, यानी कि इसमें 16 बाइनरी रिलेशन बन सकती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था पी क्रॉस क्यू के बारे में। यार जब पी क्रॉस क्यू बनता है, एक इंटरेस्टिंग चीज, जब पी क्रॉस क्यू बनता है, तो जो इसका ऑर्डर पेयर होते हैं ना, जो भी होते हैं, बल्कि मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको एक चीज को और एनालाइज करवाना सीखें। तो भाई पी क्रॉस क्यू क्या होगा? जीरो जीरो से कंबाइन होगा, एक ऑर्डर पेयर बनाएगा, फिर जीरो वन से कंबाइन होगा, एक और ऑर्डर पेयर बनाएगा, फिर टू जीरो से कंबाइन होगा, टू जीरो से, और फिर टू वन से कंबाइन होगा। तो जरा आप नोटिस करें, जब ये बन रहा है, आप इसको नोटिस कर सकते, जब ये बन रहा है, तो जो पहला एलिमेंट है वो पी से बिलोंग्स कर रहे हैं, ये सारे पहले एलिमेंट पी से बिलोंग्स कर रहे हैं। और ये जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, ये जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे किससे बिलोंग्स कर रहे हैं? क्यू से। तो जब भी आपके पास ऑर्डर पेयर बनते हैं, तो पहला एलिमेंट पी से बिलोंग्स करता है और दूसरा क्यू से। अब मुझे पता है इसका आंसर, इसने कहा था वन ऑफ द ऑर्डर पेयर, और वन ऑफ द ऑर्डर पेयर हमारे पास हो सकता है इसमें जीरो वन, कौन सा हो सकता है इसमें? जीरो कॉमा वन, ये रहा वन ऑफ द, ये जीरो कॉमा वन डी आंसर है। पर मैं इसके बगैर भी आइडिया लगा सकता था। जैसे कि पहला ऑर्डर पेयर, पहले ऑर्डर पेयर में जीरो है और दूसरे में टू। तो भाई पहला ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग्स करना चाहिए, यानी पी से, वो तो ठीक है। मगर दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग्स करना चाहिए, इस वजह से ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए। अगर मैं इसको देखता हूं, तो पहला एलिमेंट पहले सेट से यानी पी से बिलोंग्स करना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको देखता हूं, तो अगेन पहला एलिमेंट पहले से बिलोंग्स करना चाहिए, इसमें भी नहीं है, खाली इसी में है। पहला एलिमेंट पहले से बिलोंग्स कर रहा है और दूसरा एलिमेंट दूसरे से बिलोंग्स कर रहा है, इसी वजह से डी आपका ऑप्शन है। तो नेक्स्ट टाइम मैं डायरेक्टली ऐसे डिस्कस करूंगा ताकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, नेक्स्ट। अब आपके पास नेक्स्ट क्या कहता है? अगर ये ए सेट है और बी सेट है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन? अब फंक्शन के लिए दो ही आपके पास रूल है। नंबर वन, ये मैंने, ये मेरी डोमेन कहलाती है, जीरो वन, और ये मेरी को डोमेन, वन और टू। तो ये मेरी डोमेन है और ये मेरी को डोमेन है। अब फंक्शन के लिए दो ही रूल होते हैं कि भाई डोमेन पूरी यूज होनी चाहिए। अगर मैं पहले एलिमेंट में देखूं, तो पहला जो रिलेशन बनी हुई है आपके पास वन कॉमा वन, खाली वन कंबाइन हुआ है वन के साथ। तो भाई डोमेन तो पूरी यूज हुई नहीं, इस मतलब फंक्शन नहीं है। फंक्शन के दो रूल हैं, डोमेन पूरी यूज होनी चाहिए और डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में तो जनाब
डोमेन पूरी यूज ही नहीं हुई। अगर सेकंड में देखूं तो 0 2 के से कंबाइन हुआ है, 0 2 से कंबाइन कर दिया मैंने, और वन, और वन भी टू से कंबाइन हुआ है। ओके, वन भी टू से कंबाइन हुआ है। तो देखें, दो रूल है फंक्शन के लिए। पहला रूल क्या है? डोमेन पूरी यूज होनी चाहिए। जी बिल्कुल, डोमेन 0 भी यूज हुआ है और वन भी यूज हुआ है, और डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं 0 रिपीट नहीं हुआ, वन भी रिपीट नहीं हुआ। भाई, ये रेंज, ये कोड डोमेन का जो एलिमेंट जिसको हम रेंज कहते हैं, ये बेशक रिपीट हो जाए, कोई मसला नहीं है, पर डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि डोमेन कैसे रिपीट होता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि वन इस वन के पास भी जाता, तो देखें अब डोमेन रिपीट हो रही है, वन टू के पास भी जा रहा है और वन वन के पास भी। इस कंडीशन में फंक्शन नहीं है, मगर करंट कंडीशन में, क्योंकि एक दफा आपके पास ये यूज हो रहा है और पूरा कंप्लीट यूज हो रहा है, तो ये मेरा फंक्शन है। ऐसे ही देख सकते हैं, देखें ना। अब अगर आप सेकंड थर्ड को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद नोटिस कीजिए, 0 1 के पास गया, 0 2 के पास गया, और 1 2 के पास। देखें भाई, डोमेन पूरा यूज तो हुआ पर डोमेन रिपीट हो गया। सिमिलरली ये नीचे वाले में भी ऐसे ही हो रहा होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं और कुछ सेट कर लेते हैं जनाब। कहता है पी को कंबाइन करना है क्यू कॉमन पी की जगह से। ठीक है, पहले मैं क्यू कॉमन पी की जगह, जो बेसिकली ये जगह है, यानी इस जगह को कंबाइन करना है पी की जगह से, और पी मतलब ये पूरा, तो ये पूरा कंबाइन कर दें पी के साथ इस जगह को। और जब इस जगह को आप कंबाइन करेंगे तो बेसिकली आप कौन सी जगह पर होंगे? पूरी पी में होंगे ऑब्वियसली। तो इसका मतलब आपका आंसर बेसिकली इसमें होगा पी, यानी ए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा। लैंग्वेज को जितना अच्छा यूज करेंगे, ये सेट्स एंड फंक्शन की पूरी प्लेलिस्ट, मेरी प्लेलिस्ट 9 प्लेलिस्ट वीडियो सॉल्विंग प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप चाहें तो उसको तफसील से भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। सेट्स एंड फंक्शन की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है टॉपिक वाइज, तो आप चाहें वहां से भी देख सकते हैं। ओके, चलें जी। अगेन आपके पास कंडीशन आ गई है। तो पहला डोमेन, दूसरा कोड डोमेन। वैसे कोड डोमेन में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, 1 2 3, इसमें भी 3 यूज नहीं हुआ इसलिए लिखा नहीं, इसमें भी लिखे 2 और 3। ये हमारा कोड डोमेन, और जो यूज हो रहा है वो हमारा रेंज है, यानी इस वक्त 1 रेंज है और 1 2 3 हमारा कोड डोमेन। तो डोमेन और ये सारे कितने हैं? कोड डोमेन। अच्छा जी, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट इंजेक्टिव फंक्शन। अब इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 और इनटू। इनटू का सिंपल मतलब होता है, सादा अल्फाज में, इनटू का मतलब होता है कि कोड डोमेन में कुछ बच जाए, एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट यूज ना हो, दो भी यूज नहीं हो सकते, पर कम से कम एक एलिमेंट यूज ना हो। तो ये इनटू है, ये भी इनटू है, मजे की बात ये भी इनटू है और ये भी इनटू है। और 1 1 का मतलब होता है, यानी 1 1 और इनटू, इसको हम कहते हैं इंजेक्टिव। ये दोनों मिलकर इंजेक्टिव बन। तो अगर मैं 1 1 इंटू देखना चाहता हूं कौन सा है, तो भाई देखें, ये आपके पास 1 1 नहीं है। रीजन, 1 1 का मतलब होता है हर डोमेन की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, अलग इमेज, पर 1 और 2 की सेम इमेज है। तो इसलिए ये 1 1 इंटू तो है पर 1 1 नहीं, तो सिर्फ ये इंटू फंक्शन है। ओ भाई, ये तो फंक्शन ही नहीं है, पूरा डोमेन यूज ही नहीं हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता। ये देखें, 1 की 1 इमेज है और 2 की 2 इमेज है, और मजे की बात इसके पास एलिमेंट बच भी गया है। तो ये 1 1 इंटू या इंजेक्टिव फंक्शन है। सिमिलरली ये भी फंक्शन है, पर ये 1 1 नहीं है, इनटू जरूर है। आई होप दोस्तों आपको ये टाइप समझ आ गई होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चीजें और अच्छी तरीके से होती जाएंगी। 2011 में पहुंच चुके हैं। ओके, नेक्स्ट। तो क्या कहता है भाई, मुझे ए इंटरसेक्शन बी बता दो। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, और दोनों में कॉमन सिर्फ 0 है। भाई -1 और 1 जमीन आसमान का फर्क है, तो दोनों में कॉमन 0 है, तो इसका मतलब सी हमारा करेक्ट सेट होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। बहुत तफसील से मैंने आपको बताया था
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कैसे करेंगे? ए, इसका आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, थोड़ी देर पहले बताया था। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ आप स्टार्ट से फॉलो कर रहे होंगे, तो फिर आपको बिल्कुल ही मुश्किल नहीं लगा होगा। ओहो जनाब, बिल्कुल अगेन शेडेड का एक क्वेश्चन आया है आपके पास। कहता है कौन सा ऑपरेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बेसिकली क्या हुआ है, बी में से एक ए में से बी को निकाल दिया गया। जरा नोटिस करें, इंटरेस्टिंग चीज है कि बी ए के अंदर ही था, और क्या किया है, बी को निकाल दिया गया है ए से। तो मैं कह सकता हूं बी को निकाल दिया गया है ए से, और इसका आंसर होगा बी माइनस ए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, ये एक बैनर रिलेशन दी गई है। डोमेन मतलब पहला एलिमेंट 1 2, तो इसका आंसर होगा 1 2। तो इस हिसाब से ये सेट होता है, ऑर्डर पेयर नहीं होता, बी हमारा होगा सेट 1 2। तो इसका बी करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अब बात समझ आ रही होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, चीजें रिपीट होती जाएंगी, कॉन्सेप्ट रिपीट होते जाएंगे, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया डेवलप हो जाएंगे। एट द एंड तक आप बहुत स्मूथ तरीके से चीजों को देख रहे होंगे। ओके जी, ए माइनस बी करना यानी ए में से बी को निकाल देना। तो मैं ए में से बी को निकालूंगा, और मजे की बात, ए में से बी निकल नहीं सकता क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो ए में बच जाएगा खाली वो लिखेंगे, यानी ए माइनस बी का मतलब है ए बी माइनस सी डी। पर क्योंकि इसमें से कुछ निकल नहीं सकता, तो जो बाकी ए में बचा, बी में नहीं, आई रिपीट, जो बी में बचेगा मुझे उसको नहीं देखना। जो ए में बचा खाली वो लिख दें, और ए में बचा है ए बी। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, द गिविंग डायग्राम रिप्रेजेंट वन वन फंक्शन। भाई फंक्शन के लिए जरूरी होता है कि ये भी यूज होता, तो ये फंक्शन तो नहीं। वन वन करस्पॉन्डिंग, अब वन वन करस्पॉन्डिंग बेसिकली बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन होता है आपके पास। बाइजेक्टिव फंक्शन यानी वन वन करस्पॉन्डिंग का सिंपल मतलब होता है कि एक को एक से करस्पॉन्ड किया है, एक को एक से करस्पॉन्ड किया है। तो वन वन करस्पॉन्डिंग तो यहाँ डिस्प्ले हो रही है। एंड ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए पहले इसको फंक्शन तो होना चाहिए ना, सी को तो यूज किया ही नहीं है। तो जो इसमें सिर्फ ऑप्शन समझ आता है वो सेकंड समझ आता है। फंक्शन के लिए पहले डोमेन पूरी यूज तो होनी चाहिए ना, तो ये फंक्शन तो है नहीं, यानी इसमें सिर्फ सेकंड ही सही हो सकता है। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओ, दिस इज सिंपल। कहता है ये जो शेड हुआ हुआ ये किसके बराबर है? इस शेड का मतलब है कि एक्चुअली ई में भी शेड हुआ हुआ है, और एफ में भी शेड हुआ हुआ है, और इसको कंबाइनली शेड देखा गया है। और कंबाइन का मतलब होता है ई यूनियन एफ। यानी ई यूनियन एफ का मतलब होता है दो कंबाइन आपके पास जगहें, और दो कंबाइन जगहें ये रिप्रेजेंट हो रही है। तो ई यूनियन एफ मतलब बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ लैंग्वेज समझ आ रही होगी, और आपको डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। चलें जी, नेक्स्ट में मूव कर जाते हैं दोस्तों। कहता है अगर ए मेरे पास ये है, बी मेरे पास ये है, तो वन ऑफ द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब रिलेशन कैसे बनेगी? बेसिकली भाई ऑर्डर पेयर होंगे। जो जब हम ए क्रॉस बी करेंगे, तो उसमें जो ऑर्डर पेयर होंगे वो रिलेशन आपके पास होगी। और ऑर्डर पेयर की खासियत क्या होगी कि पहला एलिमेंट ए से बिलोंग्स कर रहा होगा, और दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग्स कर रहे होंगे, तो ये ऑर्डर पेयर बनेगा। पहला एलिमेंट ए से बिलोंग्स कर रहा है, और बी दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग्स नहीं कर रहा, तो ये तो रिलेशन हो ही नहीं सकती। पहला एलिमेंट ए से बिलोंग्स कर रहा है, दूसरा बी से, सही। पहला बी से कर रहा है, ये भी नहीं हो सकती। पहला एलिमेंट ए से बिलोंग्स कर रहा है, दूसरा बी से, अभी तक सही है। पहला ए से बिलोंग्स कर रहा है, दूसरा बी से, अभी तक तो ये आंसर लग रहा है। और ये क्या, पहला एलिमेंट बी से बिलोंग्स कर नहीं सकता, इसका मतलब मेरा सी करेक्ट ऑप्शन है। ऑर्डर पेयर जब बनेंगे तो ऑब्वियसली पहला पहले सेट से बिलोंग्स करेगा, और दूसरा दूसरे से। आई होप दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, चलें जी नेक्स्ट। कहता है अगर मैं के आपको ये दूं, एल आपको दो, सेम दिया हुआ है, ओके,
और के इंटरसेक्शन एम एल के बराबर है। ठीक है भाई, ये के इंटरसेक्शन एम एल के बराबर है, तो के की वैल्यू दी हुई है 2 3, इंटरसेक्शन एम नहीं दिया हुआ, एम को फिलहाल खाली जगह पे छोड़ देते हैं, और एल दिया हुआ, एल किसके बराबर दिया हुआ, वो भी 2 3। तो अगर मैं देखूं तो पहला पहला ऑप्शन भाई बिल्कुल ये ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि अगर मैं 2 3 रखूं और इसका इंटरसेक्शन लूं तो ये बिल्कुल बराबर होगा। पहला ऑप्शन तो सही है। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, 1 3 5। ओके, 1 3 5। अब इन दोनों में कॉमन देखूं तो 2 3 1 3 5 बिल्कुल नहीं, 2 3 कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन तो नहीं हो सकता, इसको मैं गलत कर देता हूँ। तीसरा ऑप्शन 1 2 3 6। ओके, 1 2 3 6। तो 2 3 कॉमन आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा। जनाब ये भी ऑप्शन हो सकता है, यानी पहला और तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, आगे मूव कर जाते हैं। ओके, अच्छा जी, ये मेरे पास कह रहा है कि मैं अगर दो सेट्स को कंबाइन करके दूं तो ये आंसर है, और दो सेट्स में अगर कॉमन देखूं तो ये आंसर है। तो मुझे बताओ ई सिमेट्रिक डिफरेंस है। भाई ये ई सिमेट्रिक डिफरेंस है, इसका फॉर्मूला भी दिया होगा, ये बराबर होता है ई यूनियन एफ माइनस ई इंटरसेक्शन एफ। तो भाई ई यूनियन एफ आपके पास क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ बी डी ई। सादा सा अल्फाज में जो दोनों में कॉमन होता है, उसमें से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं। तो बी से बी कट गया, ओके, डी से डी कट गया, ई से ई कट गया, तो रिमेनिंग बचा मेरे पास ए और सी, और इसका मतलब बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, चलें जी नेक्स्ट। फॉर अ सेट ई, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फॉल्स। किसी एक सेट के लिए कौन सी कंडीशन गलत है। अगर मैं ई को कंबाइन करूंगा ई के साथ तो जाहिर बात है आंसर ई आएगा, ये तो ठीक है। अगर मैं ई में कॉमन देखूंगा ई तो ऑब्वियसली ई आएगा, क्योंकि कंप्लीट कॉमन होगा, ये भी ठीक है। अगर मैं ई को कंबाइन करूंगा कुछ भी नहीं से तो वापस ई आना चाहिए, ये भी सही है। और अगर मैं ई में कॉमन देखूंगा कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं कॉमन आना चाहिए, कुछ भी नहीं कॉमन, वापस ई नहीं आना चाहिए। इसका मतलब डी मेरा गलत है। यानी इसको ऐसे सोचिए, ई कोई सेट है और ये कुछ भी नहीं है, तो दोनों में कुछ भी नहीं के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, तो वही आंसर आना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सेंस डेवलप हो गया होगा। चलें जी नेक्स्ट। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एवरी रिलेशन इज फंक्शन। नहीं भाई, जरूरी नहीं है कि हर रिलेशन फंक्शन हो। हाँ, ये कह सकते हैं हर फंक्शन रिलेशन कहलाता है, पर हर रिलेशन फंक्शन नहीं होती। एक रिलेशन फंक्शन तब होती है जब वो दो बातें माने। पहली बात, डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, डोमेन पूरी यूज होनी चाहिए। ओके, सेकंड, एवरी फंक्शन इज वन टू वन करस्पॉन्डिंग। हाँ, अब हर फंक्शन, अब वन टू वन करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि बाइजेक्टिव बेसिकली फंक्शन होना चाहिए, पर ये भी जरूरी नहीं कि हर फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो। भाई इंजेक्टिव भी होता है, सरजेक्टिव भी होता है, तो ये बात भी सही है। वन वन करस्पॉन्डिंग बाइजेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। हाँ, वन वन करस्पॉन्डिंग इज बाइजेक्टिव, बिल्कुल जी ये होता है। वन वन करस्पॉन्डिंग को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, बिल्कुल सही ये होता है। एंड ऑन टू एंड वन वन फंक्शन इज सरजेक्टिव, नहीं जी, सिर्फ ऑन टू फंक्शन, सिर्फ ऑन टू फंक्शन सब्जेक्टिव फंक्शन होता है। सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। थोड़ा सा मजेदार एमसीक्यू था जिसमें नॉलेज को एनहेंस किया है इन्होंने। ओके, आहिस्ता आहिस्ता 2024 तक पहुंच चुका हूं। ओके, चलें जी नेक्स्ट करते हैं। कहता है अगर मेरे पास एक नेचुरल नंबर है और आर एक मेरे पास बेसिकली इंटीजर्स हैं, ये क्लियर नजर आ रहा है, इंटीजर्स हैं,
तो एन इंटरसेक्शन आर, एन में और आर में क्लियरली सिर्फ एन कॉमन आ रहा है, यानी ये पूरा 1 2 3 4 5। तो मैं कहूंगा एन इंटरसेक्शन आर में कुछ नहीं, सिर्फ एन कॉमन आ रहा है, जिसका मतलब है 1 2 3 एंड इंफिनिटी। तो एक ये ए मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। बिल्कुल बेसिक सा, बिल्कुल सिंपल सा आपका एमसीक्यू था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट कहता है एक्स में से वाई को निकाल दो। अभी बताया था आपको 1 2 3 4 5 6, ये निकल ही नहीं सकता इससे, तो इसका मतलब एज इट इज एक्स वापस आ जाएगा, यानी 1 2 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। थोड़ी देर पहले ही आपके एमसी इस कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था, तो उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं लग रही होगी। अब चलें जी, अब बिल्कुल आप वीडियो को रोक कर अब आंसर आप खुद से दे सकते हैं। मतलब अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि चीजें रिपीट हो रही हैं, तो वीडियो को रोकिएगा, पहले खुद आंसर दीजिएगा और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देख के अपने आप को वेरीफाई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। ओके, चलें जी। ये ओ यार, ये तो रिपीट हुआ है, बिल्कुल रिपीट हुआ है। यानी क्या किया गया है, ए में से बी को निकाल दिया गया है। तो सिंपली ए में से बी को निकाला गया। माजरत, पिछली बार भी मुझसे शायद एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, जो पिछली बार मैंने बताया था वो मुझसे गलत हुआ था। ए में से बी को निकाला है, तो ये ए माइनस बी होगा। जो मैंने पिछला यही एमसीक्यू रिपीट हुआ था, मैंने बी माइनस ए लिख दिया था कि बी में से ए को निकाल दिया। नहीं 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 नहीं, जनाब ए में से बी को निकाला है, ए में से, तो उसको बिल्कुल ठीक कर लीजिएगा। ए में से बी को निकाला है, ये गलत है, ये सही है। ए में से बी को निकाला तो डी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अगेन वीडियो रोक के कहिएगा। 1 to 1 का थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया ऑलरेडी दिया है। जनाब ये तो फंक्शन ही नहीं है, पहले तो फंक्शन होना चाहिए, डोमेन पूरी यूज नहीं हो रही। ओके, ये तो 1 to 1 लग रहा है, क्योंकि हर डोमेन की डिस्टिंक्ट इमेज है। ये 1 to 1 लग रहा है अभी तक। ये 1 to 1 नहीं है, क्योंकि तीनों एक ही के पास जा रहे थे। ये 1 to 1 तो बिल्कुल नहीं है, और ये तो फंक्शन ही नहीं है, यूज ही नहीं हुआ, और रिपीटेशन भी हो रही है। तो इसका मतलब बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, आए हाय जनाब, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हो और नल सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो जहन में रखें उसका आंसर नल सेट हो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं से आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो वो कुछ भी नहीं होगा। तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। ओके, अगेन मैं हमेशा वही कह रहा हूं, आपने वीडियोस रोक के खुद से आंसर देना है और वेरीफाई करना है अपने आप को कि आप ठीक हैं या नहीं। ओके, नेक्स्ट आपके पास कहता है इंटरेस्टिंग एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ ऑर्डर पेयर ऑफ अ रिलेशन आर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है कि मेरे पास एक ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, जो इस बात को मान रहा है, ऑर्डर पेयर की पहली पोजीशन में एक्स होता है और दूसरी पोजीशन में वाई होता है। ये ऑर्डर पेयर की पोजीशन होती है, एक्स कॉमा वाई। तो कह रहा है जो सेकंड एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट का क्यूब होना चाहिए। सिंपल, यानी सेकंड एलिमेंट यानी वाई की वैल्यू जो होनी चाहिए वो एक्स का क्यूब होनी चाहिए। यानी इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर फर्ज करते हैं एक्स की वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू आपके पास 5 का क्यूब यानी 125 होना चाहिए। तो ये कंडीशन बोल रहा है। तो ये देखें भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले में ये तो उल्टा है, 8। अगर ये इसको इस कंडीशन को मानना होता, तो अगर पहला 8 होता तो दूसरा 8 का क्यूब होता, जो ठीक ठाक बड़ा नंबर है। ये उल्टा हो सकता है, 2, 2 का क्यूब 8। तो ये गलत है। अच्छा, 1, अगर पहला नंबर 1 है तो दूसरा नंबर उसका क्यूब होना चाहिए, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। तो ये भी गलत है। अच्छा, अगर पहला नंबर 3 है तो 3 का क्यूब 27, बिल्कुल। इसका मतलब इसमें सिर्फ थर्ड ओनली करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। कहता है मैं तुम्हें एक फंक्शन दे रहा हूं, ए से बी, डोमेन ये रही, और ये तुम्हारी को डोमेन है। तो बताओ ना यार, ये कौन सा फंक्शन है? चलो अभी बताते हैं जनाबे अली को।
ओके, डोमेन में जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो हैं 2, 3, और जो रेंज में हमारे पास एलिमेंट है वो है A, C, सॉरी, डोमेन तो पूरा होगा ABC, ये ऐसे लिखना होगा। और टाइप देखने के लिए बस बी सेट को बहुत अच्छी तरीके से देख। भाई टू कह रहा है 2A के पास जा रहा है, ठीक है जनाब। फिर कह रहा है आपके पास 3C के पास जा रहा है, ठीक है जनाब। 3C के पास, अब नोटिस करें, ये 1, 1 तो है, तो इट्स 1, 1, और एक एलिमेंट बच भी रहा है तो ये इनटू भी है। और 1, 1 into आपके पास इंजेक्टिव होता है। अब इसमें क्या कह रहा है, इनटू फंक्शन ओनली, नहीं भाई इनटू नहीं है खाली, ऑन टू, ऑन टू तो है ही नहीं, ऑन टू के लिए पूरी कोडोमेन यूज होनी चाहिए। ऑन टू की ये शर्त है। इनटू एंड 1, 1, बिल्कुल जनाब, ये इनटू 1, 1, जिनको इंजेक्टिव भी कहा जा सकता है। सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। ओके, वीडियोस रोक के प्लीज आंसर दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। और अपने आप को अब वेरीफाई करने की कोशिश भी कीजिए। ओके, नेक्स्ट कहता है द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट, अच्छा जी। अब शेडेड रीजन को देखना है कौन सा होना चाहिए। चलो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट, अगर ए कॉम्प्लीमेंट होता, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाता। अगर ए कॉम्प्लीमेंट होता तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता यूनिवर्सल में से ए को निकाल दो, तो सिर्फ ए को निकालते यूनिवर्सल में से। ओके, यूनिवर्सल में से सिर्फ ए को निकालते। यस, यूनिवर्सल में से सिर्फ ए को निकालते और बाकी जगह पे कलम, कुछ ऐसे होता। ये किसका डायग्राम, यहाँ भी होता, ऑब्वियसली यहाँ भी होता, सिर्फ ए पे नहीं। और ये किसका डायग्राम है, ये डायग्राम है ए कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। चलिए जी, अब दूसरे डायग्राम पे आते हैं, दूसरे शेड पे आते हैं। अगर आपके पास, अगर आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट होता, आपको बी सेट होता, ऑब्वियसली आपके पास खाली एक सेट बी सेट होता, और ये अब बी खिलाता, और यहाँ पर बाहर कॉम्प्लीमेंट, ऑब्वियसली। और ये जो सेट होता वो बी सेट होता, यानी ये सेट बी, बी कॉम्प्लीमेंट कहलाता, ये बी होता, और ये डायग्राम बी कॉम्प्लीमेंट का कहलाता, जो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है हमारे पास। चलें जी, थर्ड में, अब ऊपर ए और बी दिए में दो सेट दिए, दैट्स गुड। चलें जी, दूसरा सेट भी आपको दे देते हैं। थोड़ा सा इसको, यस, ओके, जैसे ये डायग्राम, ओके, सो ये मेरा ए हो जाएगा, और ये मेरा बी। अब ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा, पहले मैं क्या करूंगा, ए में से बी को निकालूंगा। तो जो ए में से बी को निकालूंगा दोस्तों, ए में से बी को निकालूंगा तो ये वाला हिस्सा निकल जाएगा, और रिमेनिंग क्या बच जाएगा मेरे पास, खाली ये बच। अब ये किसका आंसर है, ये आंसर है ए माइनस बी का। पर मुझे तो ये शेड दिया हुआ है, तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि मुझे यूनिवर्सल में से इसी को निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं पूरे यूनिवर्सल मतलब ये पूरा हर चीज इसमें से ये निकाल दूंगा, यानी ये निकाल दूंगा और बाकी सब पे शेड कर दूंगा, बाकी सब पे, इसके अलावा बाकी सब पे शेड कर दूंगा, लाइक दिस। इसको खाली ये नहीं आएगा, ये हटा दूं खाली बाहर, और ये जगह भी होगी, ठीक है, मेरे पास वो सिर्फ एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ए माइनस बी नहीं आएगा, तो ये मेरे पास लाएगा ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट। और यही चीज तो यहाँ पर हो रही है,
इसका मतलब इसका आंसर होगा ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी और आपको अब डिफिकल्टी इतनी नहीं हो रही होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं जनाब। अगेन बेसिक सा 2016 16 पे आ गया हूं। बेसिक सा क्वेश्चन कह रहा है ए ये है, बी ये है, बी माइनस ए, बी में से ए को कैसे निकाल सकता हूँ? 1,2 से ए को निकाल नहीं सकता हूँ, यानी 1,2 से मुझे क्या निकालना है? ए को। कुछ कॉमन नहीं है, कट नहीं सकता, तो खाली ये 1,2 बच जाएगा, यानी सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ रही होगी। चलो जी नेक्स्ट। ओके, अब कहता है कि भाई अगर ये ए सेट है, बी सेट है और ये सी सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये मेरा ए इंटरसेक्शन, ये मेरा बी, और इसको कंबाइन कर दो सी के साथ, 2,3। तो पहले इन दोनों को कंबाइन करूंगा, ए बल्कि इन दोनों में कॉमन देखूंगा, सॉरी कंबाइन बोल रहा हूँ। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं, नल सेट। और नल सेट को कंबाइन किससे करूंगा? 2,3 से। तो नल सेट कंबाइन होगा 2,3 से, तो 2,3 वापस आंसर दे देगा। इसका मतलब सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल बात समझ आ गई हो। अगर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट देखनी है सेट्स एंड फंक्शन की, वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 9 वीडियो सॉल्विंग सीरीज। वहां जाके आप हर टॉपिक की इंडिविजुअल वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलें जी नेक्स्ट। Okay, which of the following option represent distributive property of intersection over union? Okay, distributive property of intersection। अब जरा देखूं, distributive property of intersection over union। ये देखें, distributive property of intersection over union, यानी ये मेरे पास कहलाती है distributive property of intersection over union। ये मेरे पास इस कंडीशन में नहीं होगी, पहले आती डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये एक स्पेसिफिक ही है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। कहता है अगर ए ये है, बी ये है, देन वन ऑफ द रिलेशन, अब इसमें से कोई एक रिलेशन, ओ ये वापस रिपीट ही हो गया यार। भाई रिलेशन अगर ये होगी, ए पहले एलिमेंट से होगा, बी सेकेंड एलिमेंट दूसरे से, तो ये तो हो नहीं सकता। ए पहले से आ रहा है, ये दूसरे से आ रहा है, ये तो रिपीट हुआ है। ये मुझे याद है, ये रिपीट हुआ है। इसका सी ही आपके पास करेक्ट ऑप्शन था, ये मैंने पहले भी सॉल्व किया है। चले जी आगे मूव कर जाते हैं। 2027 पे पहुंच गया हूं मैं। नेक्स्ट कहता है अगर ये ए सेट है, ये बी सेट है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी। बहुत सिंपल भाई, अगर आपको नंबर ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो इतना करें, नंबर ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ बी से। सिंपल। तो भाई नंबर ऑफ ए 4 है और नंबर ऑफ बी 2 है, तो 4 × 2, तो इसका मतलब टोटल 8 एलिमेंट आपके पास होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा जैसे से प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, बिल्कुल सिंपल, 3 सेट होगा, हर जगह यूनियन यूनियन होना चाहिए। तो ये देखिए ए यूनियन दिस वन एंड दिस वन, पहला ही आंसर सही है यूनियन की। ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन की थी स्टार्टिंग में, तो आई होप आपको भी जहन में होगी। ओके, और जनाब ये 7वां वापस रिपीट हुआ, 8वां वापस रिपीट हुआ। तो ये रिपीटेशन अभी हमने डिस्कस किया था, जो आप पीछे में बता चुका हूँ, इसको आप खुद से देखिएगा। ओके जनाब, देखते हैं ये तो 18 में कौन सा क्वेश्चन दिया है। ओके, सेट ए इज डिफाइंड बाय दिस वन और ए यूनियन बी ये रहा। ठीक है, ए यूनियन बी का आंसर क्या दिया हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5। और कहता है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए सेट क्या दिया हुआ है? 1, 2, 3, यूनियन, मुझे बी सेट नहीं पता, और इन दोनों का यूनियन मुझे पता, 1, 2, 3, 4, 5। और एक इंफॉर्मेशन ये दी है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, जो भी ये सेट होगा डिफरेंट होना चाहिए।
तो यार कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर 1 2 3 आया है, 1 2 3 आ गया, तो 4 5 को तो आना लाजमी है। तो 4 5 तो इसका पॉसिबल हो ही सकता है नेसेसरली वाली कंडीशन में। सो 4 5। अच्छा, मजे की बात, डी ऑप्शन में भी 4 5 है, पर इसने कहा था कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 1 2 3 भी तो आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब बी सेट आपके पास जो होगा वो लाजमी तौर पर बी ही, यानी 4 5 ही होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पूरी तरीके से बात समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट आपके पास चलते हैं। नेक्स्ट, ओके, कौन से में आ गए हैं, हमने कौन सा किया है, यस ये किया है। चले जी, अब इसमें आ जाते हैं। कहता है अगर ये ए सेट है और बी सेट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, अगेन बाइनरी ऑपरेशन वाली बात कर रहा है, कितने इसके बाइनरी ऑपरेशन है। अगर ये है ए पहले से बिलोंग्स कर रहा है, 10 दूसरे से, पहले से, दूसरे से, ये बाइनरी रिलेशन हो सकता है। ये नहीं हो सकता, पहला दूसरे से बिलोंग्स नहीं कर सकता। ए पहले से, ये हो सकता है दूसरा भी, और ये भी नहीं हो सकता है पहला दूसरे से बिलोंग्स, यानी 1 and 3, यानी सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। If a universal set is defined by ये universal set है, then E is the set of even number and E complement। तो E even number, तो इसमें even number निकाल लीजिए। E हमारे पास होगा 2 4 6 8 10, ये ई सेट होगा। और ई कॉम्प्लीमेंट मतलब इवन नंबर्स के अलावा जो नंबर्स होंगे, तो ई कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये होगा। इस कंडीशन में जो होगा 1 3 5 7 9, ई कॉम्प्लीमेंट आपके पास 1 3 5 7 9। यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब बेसिकली क्या होगा, यूनिवर्सल में से ई को निकाल दें। तो इस पूरे में से जब आप 2 4 6 8 10 को निकालेंगे, तो 1 3 5 7 9 ही आएगा। तो बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, इफ x इज दिस वन, y इज दिस वन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। चलें जी, दो दो डायग्राम जल्दी जल्दी बना लेते हैं और देखते हैं कौन सा हमारी रिक्वायरमेंट को फिट कर रहा है। ये मेरी डोमेन हो जाएगी, जिसको हम ए सेट भी कह सकते हैं। इस वक्त एक्स सेट कहेंगे हम लोग। 10 20 ये मेरी कोड डोमेन हो जाएगी, जिसमें एलिमेंट होंगे पी क्यू आर। और देख लेते हैं भाई कौन किसको किसके साथ कंबाइन करना है। कहता है पहले वाला 10 को पी के साथ कंबाइन करें। भाई ये तो हो नहीं सकता फंक्शन, क्योंकि डोमेन ही यूज नहीं हुआ पूरा। तो माजरत के साथ इसको हम कहेंगे सॉरी जनाब, आप नहीं हो सकते। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सेकंड, कहता है 10 को पी से कंबाइन करो, और अगेन 10 को क्यू से कंबाइन करो। ओहो, एक तो रिपीटिशन कर रहे हैं और डोमेन को पूरा यूज भी नहीं कर रहे हैं। सॉरी जनाब, आप भी फंक्शन नहीं हो सकते। ठीक है जी, आप भी फंक्शन नहीं हो सकते। अच्छा, थर्ड वन कहता है 10 को पी से और 20 को पी से। ओके, तो 10 को पी से और 20 को, ये डोमेन में 10, ओके, 10 को पी से एंड 20 को पी से, 10 को पी से और 20 को भी पी से। हाँ यार, ये फंक्शन हो सकता है, क्योंकि डोमेन तो पूरी यूज हो रही है और डोमेन रिपीट भी नहीं हो रही यार, रेंज रिपीट हो रही है यार, मत भूला करो। ये रेंज रिपीट हो रही है, डोमेन थोड़ी रिपीट हो रही है। तो ये फंक्शन बिल्कुल बिल्कुल जी, ये फंक्शन हो सकता है। अच्छा, अब अगर डी वाले को देखें कि वो फंक्शन क्यों नहीं हो सकता, चलें उसका भी आंसर आपको दे देते हैं। डी में नोटिस कीजिए, 10 जाएगा पी के पास, फिर 10 जाएगा क्यू के पास, और फिर 20 जाएगा आर के पास। देखो ना, रिपीट हो रहा है 10, तो मैं कैसे मानूं ये फंक्शन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। अब 2019 पर आ गया हूं। ओके जनाब, ये रिपीटिशन हुई ए बी, ये वाला खुद से देखेंगे। अब मुझे सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, अच्छा भाई ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, यूनियन दिया हुआ है।
ओके, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन है। थोड़ा ट्रिकी करने की कोशिश की है, थोड़ा सा बेवकूफ बनाने की भी कोशिश की है, पर जनाब अभी बताते हैं। ये फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो बेसिकली बराबर होता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन्स लॉ है यार, डिमॉर्गन्स लॉ है। तो भाई ये 1 2 3 4 5 यूनियन दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल से निकाल दीजिए। तो 1 2 3 4 5 को निकाल दो तो रिमेनिंग कितना बचेगा? तो मतलब इसका आंसर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 है। तो बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आपके पास करेक्ट है? तो ये भी बेसिक वाला ही कर रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये तो हो नहीं सकता। डिमॉर्गन्स लॉ में ऐसा कुछ तो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ऐसा कुछ हो नहीं सकता। ए यूनियन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, एक्स यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन इंटरसेक्शन हो नहीं सकता। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होता है, पर उसमें तो फिर एक बड़ा सा होता है स्टेटमेंट, ये भी नहीं है। एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन एक्स, इसमें भी यूनियन इंटरसेक्शन हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यूनियन हर जगह यूनियन एक ही है, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, बिल्कुल बेसिक बेसिक से आखिरी हम उसमें मूव कर रहे हैं। फॉर अ गिविंग बाइनरी रिलेशन आपके पास रेंज फाइंड करना। रेंज मतलब सेकंड ऑर्डर, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, अगेन फंक्शन का गेम आपके पास कह रहा है देन द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विल बी, कौन सा फंक्शन होगा भाई? ए ई आई, तो इसमें तो डोमेन पूरी यूज नहीं हो रही, आई तो यूज ही नहीं हुआ। ए यूज हुआ, ई यूज हुआ, आई 1 1 1। अब उम्मीद करता हूँ डायग्राम से आप उसको बना सकते हैं, उसको खुद देख सकते हैं। 2 से 3 दफा मैंने आपको ऐसा करके दिखाया है, इस बार मैंने डायरेक्टली किया है। बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी आगे मूव करते हैं। जनाब 2022 में कोविड ईयर में जब हमारे पास सिर्फ एमसीक्यूज थे, तो ये स्टार्ट हुआ है। अब इसमें मजे मजे के एमसीक्यूज होंगे। इफ जेड डब्ल्यू एन क्यू आर द सेट, हमारे पास यूजुअल है यानी इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर है, रैशनल नंबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? अगर मैं नेचुरल नंबर्स को कंबाइन करूंगा रैशनल नंबर से, अब रैशनल नंबर बड़े नंबर होते हैं, तो भाई रैशनल नंबर आना चाहिए। पहला तो आपका गलत है। अगर मैं इंटीजर्स में कॉमन देखूंगा रैशनल नंबर, तो जो कॉमन आपके पास आएंगे वो छोटा सेट आता है, यानी इंटीजर्स वापस आ जाएंगे। अब इसके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास जेड डब्ल्यू एन और क्यू की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर स्टिल आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की भी पूरी वीडियोस मेरी 9 9 सॉल्विंग सीरीज में पूरी वीडियोस मौजूद है। आप उस पर मैंने पहले पहले एसएलओस में ये सब सेट्स के बारे में समझाया है, तो वहां आप इसको देख सकते हैं। अगर W को कंबाइन करूंगा Z से, तो वापस आपके पास Z आना चाहिए, ये बिल्कुल सही। W छोटा सा सेट है, Z बड़ा सेट हो, तो दोनों कंबाइन करते हैं, बड़ा सेट सेट आएगा। तो C मेरा करेक्ट ऑप्शन हो। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब ये कहता है इफ अ नॉन एम्प्टी सेट ए 70 डिफरेंस बी बेसिकली बराबर होता है ए यूनियन बी, ये फार्मूला है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सिंपली फार्मूला है। तो ये हो गया। ओके, कहता है अगर दो ऑर्डर पेयर है, स्टार्ट वाला याद है आपको क्वेश्चन? आपके पास स्टार्ट में ऐसा ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। अब दो ऑर्डर पेयर बराबर कब होते हैं? जब पहला पहले के बराबर होता है और दूसरा दूसरे के। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, हैव द सेम एब्सिसा, देन वैल्यू ऑफ अ ऑर्डिनेट। अच्छा, इस पहले को हम एब्सिसा भी कहते हैं और दूसरे को ऑर्डिनेट। पहले को एब्सिसा, दूसरे को ऑर्डिनेट। तो क्या कह रहा है? इफ द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन, ये दो पॉइंट हैव द सेम एब्सिसा, दोनों की सेम एब्सिसा है, मतलब पहली वैल्यू के बराबर है, मीन्स 2x + 1 बराबर है 7 के। तो कहता है क्यू पॉइंट का ऑर्डिनेट फाइंड, ऑर्डिनेट मतलब सेकेंड एलिमेंट फाइंड करके बता। कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x 1 वहां शिफ्ट करेगा तो माइनस का हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 6/2, और x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3।
अब 3 मुझे कहाँ पुट करनी है, यहाँ क्यू पॉइंट के इसमें, क्योंकि क्यू पॉइंट का ऑर्डिनेट ये है। तो 3 3 - 1 9 - 1, आंसर आ जाएगा 8। तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अब आगे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट कहता जी, करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, भाई अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, बिल्कुल ये पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है आपका जी। करेक्ट स्टेटमेंट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहला ही करेक्ट है, बाकी सब में कोई ना कोई मिस्टेक आपके पास होगी होगी। मैंने पहले ही तीनों लॉस के बारे में डिस्कस मैंने कर लिया था, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। जो स्टार्ट से मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उनको डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं हुई। अच्छा कहता है यू आपके पास ये रहा, और ए अगेन आपके पास वही कह रहा है। यू आपके पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच, और कह रहा है कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर मैं आपको दूं ए बी जी एच के, तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बताओ। हाँ चालाकी कर रहा है भाई। भाई हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मुझे अगेन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करना होगा, यानी इसके आंसर का कॉम्प्लीमेंट। और फिर ये जो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है ना, बेसिकली ये बराबर होता है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी के। तो दिस इज नॉट टू मच डिफिकल्ट। सिर्फ ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी चाहिए तो कंडीशन आपके पास ये दी हुई है, दूसरा अल्फाज है मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, कुछ भी नहीं। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा ये तमाम एलिमेंट्स को यूनिवर्सल से निकाल दो, ए निकाल दो, बी निकाल दो, जी निकाल दो, एच निकाल दो, सी डी ई एफ। आंसर आ रहा है सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। ओके, सी डी ई एफ यानी बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा टेक्निकल सा था, पर इतना भी मुश्किल नहीं था। ये हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था, तो ये तो भाई सिंपल सिंपल ए ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। और मजे की बात, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ये सही है, और ए कॉम्प्लीमेंटेशन ये भी सही है, यानी सेकंड और थर्ड सही है। सेकंड और थर्ड डी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। थोड़े से टेक्निकल एमसीक्यूज दिए थे, क्योंकि उस ईयर में आपके पास सीआरक्यूज नहीं थे ना, तो क्या करते भाई, उनको करना पड़ा ऐसा। ओके, अगेन आपके पास इन्होंने क्वेश्चन दिया है, कहता है फॉर एनी टू एम्प्टी सेट ए बी, ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, ए सेवेंटी डिफरेंस ए यूनिट बी। यार बहुत सीधा है, ए बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। तो ए सेवेंटी डिफरेंस बी किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो भाई ये हमें कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 3 ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 2 4 6। अच्छा, अब इसको मैं ऐसे ही सॉल्व कर सकता हूं कि ए यूनियन बी का ऑप्शन से रखूं। अगर मैं यहाँ नल रखूंगा तो कभी भी नल माइनस दिस तो नल ही आएगा, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अगर मैं रखूं 1 3, इसका ए यूनियन बी का 1 3, और इसको माइनस करूं 2 4 6 से, तो अगर मैं इसको इससे माइनस करूंगा तो आंसर वापस ये आएगा, यानी 1 3 आएगा। तो यही ऑप्शन मुझे समझ आ रहा है जो पॉसिबल हो सकता है, और जो मेरा पॉसिबल हो सकता है, इसका मतलब बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो मैंने ऑप्शंस के जरिए ही आइडिया लगाया, वरना ये माइनस प्लस ऐसे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, 8
इट इज गिविंग दैट ये एक्स है ये वाई है। द रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई इज डिफाइंड बाय, एक रिलेशन है, ये एक बैनर रिलेशन है, इनटू फंक्शन है, या वन वन है। तो भाई जरा आप चेक करना पड़ेगा, टेक्निकल चीजें दे रहा है। डोमेन 1 2 3 4, को डोमेन ABC। फंक्शन क्या दिया है, जनाबे अली मुकाम। तो वन को कंबाइन कर रहा है ए के साथ, टू को कंबाइन कर रहा है बी के साथ, थ्री को कंबाइन कर रहा है सी के साथ। ओहो, अब ये तो फंक्शन हो ही नहीं सकता जनाबे आली, क्योंकि आपके पास ये यूज ही नहीं हुआ है। अगर ये यूज हुआ तो आपके पास डोमेन पूरी यूज ही नहीं हुई है। भाई देखें ना, 4 रिमेनिंग रह गया, इसका मतलब डोमेन पूरी यूज नहीं हुई है। फंक्शन के लिए शर्त क्या है, डोमेन पूरी यूज हो और डोमेन रिपीट ना हो। रिपीट तो नहीं हो रही पर यूज ही नहीं हुई ना, तो ये फंक्शन नहीं है। तो जब फंक्शन नहीं है तो इनटू और वन वन तो हो ही नहीं सकता, तो एक रिलेशन है। और इसका मतलब ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें नेक्स्ट मूव कर जाए। कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। अब डज नॉट रिप्रेजेंट, पहला ही डायग्राम डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन फ्रॉम एम टू एन। पहले ही है, इतनी सारी रिपीटेशन और ये यूज नहीं हो रहा, अभी तो बताया मैंने आपको। तो जनाब यही फंक्शन का नहीं है, यानी ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। ओके, कहता ए ये रहा, ए यूनियन बी, देन द पॉसिबल सेट्स रिप्रेजेंट बी। भाई सादी सी बात, ए यूनियन बी का आंसर क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। ए आंसर क्या दिया हुआ है, 1 2 3। अब बी को चेक करना है कि क्या क्या हो सकता है, कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए, 1 2 3 4 5। तो 3 4 5, अगर मैं कहूंगा 3 4 5 और उसको यूनियन करूंगा तो आंसर आएगा 1 2 3 4 5। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही हो सकता है, पहला तो सही लग गया भाई। अच्छा, 1 3 5, 1 3 5, 1 2 3 5, 1 2 3 5, 4 नहीं होगा जी, दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा जी, तीसरा 4 5, बिल्कुल 1 2 3 4 5 भी हो सकता है। पहला और तीसरा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल एमसीक्यूज। अब 2023 पे पहुंच चुका हूं मैं। कहता है देयर आर 10 बॉल्स इन दी बैग। ठीक है जी, 10 बॉल है बैग्स में, बैग में। दी बॉल्स आर नंबर एज 1 to 10, एक से लेकर 10 तक वो आपके पास नंबर्स हैं। Aman want to separate the ball in 3 sets of even, odd and prime। अब 1 से 10 तक, तो इवन में कौन कौन सी गई होंगी भाई, इवन में गई होंगी, और सेपरेट करना है उसमें, अलग अलग करना है। तो इवन में गई होगी 2 4 6 8 10, और ऑड में गई होगी 1 3 5 7 9, और प्राइम में 2 3 5 7, क्योंकि 1 से 10 तक है। तो इसका मतलब, क्योंकि बॉल्स तो टोटल 10 ही है ना, तो अलग अलग तो हो नहीं सकता। इसका मतलब मुझे 5 और 3 यहाँ से हटाना पड़ेगा, 7 भी हटाना पड़ेगा। तो ऑड में सिर्फ होगी 1 और 9। ठीक है, और इवन से भी मुझे निकालना होगा 2 को, क्योंकि 2 तो प्राइम नंबर पे देना ही है ना भाई, प्राइम नंबर है वो। तो इस तरह से आपके पास कुछ चेंजिंग आई होंगी। तो भाई ई ये होगा, ऑड ये होगा, और प्राइम ये होगा। कहता है द ओवरलैपिंग रीजन बिटवीन ओ। अब ऑब्वियसली ओवरलैपिंग रीजन, अब ये एक्स सेट को बेसिकली फाइंड, द ओवरलैपिंग रीजन बिटवीन ओ एंड पी रिप्रेजेंट एक्स विच कंटेन्स द बॉल नंबर एस। अच्छा, एक्स बेसिकली एक्स क्या कंटेन कर रहा है, ये तो यार ये तो बहुत सिंपल है, एक्स को बनाना कोई इतना इशू नहीं है।
ओ ओ के पास खाली क्या होगा, 19। और प्राइम में कॉमन क्या क्या होगा इसके पास, 3 5 7। तो यहाँ होगा 3 5 7, क्योंकि ये प्राइम का हिस्सा बनेगा। और ये 2 होगा यहाँ पर प्राइम का दूसरा हिस्सा, यानी प्राइम नंबर ये पूरे हुए। और इवन नंबर में बचेगा 4 6 8 और 10, ये कंप्लीट होगा। तो जो एक्स हिस्सा होगा वो 3 5 7 होगा। 3 5 7 यानी बी। बहुत मजे का एमसीक्यूज बनाया था। आई होप दोस्तों आपको भी मजा आया हो। ओके चलें जी। प्रॉपर्टी कह रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी कहता है भाई, एम यूनियन। तो भाई एम को यूनियन करना होगा एन से, फिर इंटरसेक्शन, फिर एम यूनियन क्यू। एम यूनियन क्यू मैं पहले ही बना लेता हूँ भाई। तो एम यूनियन एन, एम यूनियन एन इंटरसेक्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ रही होगी। चलें जी नेक्स्ट। ओ यार ये तो बड़ा बेसिक सा देखा भाई, टी और बी में कॉमन देखना, यानी टी इंटरसेक्शन बी। टी, बिल्कुल सिंपल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी लास्ट ईयर्स में हम अब तरफ जा रहे हैं। ओके क्या कह रहा है, अगर ए क्रॉस बी देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ए में कितने एलिमेंट होंगे, 1 1 1 1 4 4 4। तो इसमें सिर्फ जो ए सेट होगा और 1 और 4 होगा, यानी सिर्फ दो एलिमेंट्स होंगे। तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है, बता चुका हूँ। ऑर्डर पेयर का पहले एलिमेंट ए से बिलोंग्स करता है, इसमें हम बड़ी डिस्कशन कर चुके हैं। सिक्स अब करते हैं। चलें जी, सिक्स में आपके पास एक सेट ए दिया हुआ है, दूसरा सेट बी दिया हुआ है, और इंटरेस्टिंगली ये ऑर्डर पेयर की शक्ल में दिया हुआ है। इंटरेस्टिंग। देन वन ऑफ द बैनर रिलेशन। अब जरा इसको समझना पड़ेगा कि इसको कैसे बनाना है। पहले तो मैं इसको बनाना सिखाता हूँ आपको। ये कुछ ऐसे बनेगा जनाब, जीरो कंबाइन होगा 0 4, ये एक एलिमेंट है, ये मेरा पहला। फिर 1 कंबाइन होगा 0 4 से, ये ऐसे लिखा जाएगा। फिर 2 कंबाइन होगा 0 4 से, और फिर 3 कंबाइन होगा 0 4 से। अब ये इसके 1 2 3 4 एलिमेंट्स होंगे, तो मुझे देखना होगा ये तो पॉसिबल नहीं है। 0 कंबाइन होगा 0 4 से, ये पॉसिबल है बाइनरी रिलेशन। 0 0 से, ये भी नहीं पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल नहीं है आपके पास, क्योंकि इस शक्ल में होगा। तो इसमें सिर्फ जो करेक्ट आंसर है वो बी आपके पास होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। बड़ा मजे का एमसीक्यू था, थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश की थी। चले जी नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्या है हमारे पास। ओके, कहता है ए बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट देन ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में कॉमन होता है। अ कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी, बिल्कुल जी, ये बहुत ही आसान सा एमसीक्यू दिया था। इट इज गिविंग दैट एम एन, एम माइनस एम, एम में से एन को निकालेंगे तो 0 1 2 3 से निकालेंगे, 3 से 3 निकल जाएगा, 1 से 1 निकल जाएगा। तो जो रिमेनिंग बचेगा वो 0 2, कुछ कहते हैं 4 5, बिल्कुल नहीं। जो यहाँ बचेगा नहीं लिखना, सिर्फ एम में जो बचे, और एम में क्या बच रहा है, 0 2। तो 0 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। कहता है एम एन पी आर थ्री नॉन एम्प्टी सेट्स देन द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत दफा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है ए इंटरसेक्शन एन इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन एम, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास नहीं है। एम इंटरसेक्शन एन, अच्छा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। एम इंटरसेक्शन एन इंटरसेक्शन एम, बिल्कुल ये पॉसिबल हो सकता है। पहले एम और एन आ गया है और फिर पी, बिल्कुल बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके। ओके नेक्स्ट आपके पास कहता है कि गिविंग दैट अ वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम
तो शेडेड रीजन जाहिर बात है ए सेट को पूरा शेड किया गया है। तो जो शेडेड रीजन है वो आपके पास ए सेट है। अब ये क्या 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 हो सकता है? ए इंटरसेक्शन बी? बिल्कुल नहीं भाई, ए इंटरसेक्शन बी खाली ये होता है, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा, कि भाई ए इंटरसेक्शन बी को यानी इस जगह को कंबाइन कर दो ए के साथ, यानी इस जगह को ए के साथ कंबाइन कर दो, बिल्कुल सही। ये सही है, ये ऐसा हो सकता है। और ए में, अच्छा जी, और ए में कॉमन देखो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ये रहा, इसमें ए को कॉमन देखो तो पूरा ए वापस होगा, बिल्कुल सही। ये भी सही है। यानी ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा दोस्तों? ए यूनियन बी का मतलब होगा, लेट मी कलर फॉर यू, ये ए यूनियन बी होगा, ये पूरा ए यूनियन बी। और इसमें मुझे कॉमन क्या देखना होगा? मुझे कॉमन देखना होगा ए को। तो ए का कॉमन यानी यही जो हमारे पास शेड हुआ है, यही होगा। तो इसका मतलब ये भी मेरा करेक्ट ऑप्शन, यानी दूसरा और तीसरा करेक्ट है, दूसरा और तीसरा डी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं। ओके, इफ दिस वन, अगर दो ऑर्डर पेयर बराबर हैं तो के की वैल्यू सेकंड है, तो सेकंड सेकंड के बराबर होगा, यानी के की वैल्यू होगी हमारे पास 3 के बराबर। देन द वैल्यू ऑफ के एंड सी रिस्पेक्टिवली, तो के की वैल्यू पहले, के की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2। तो के की वैल्यू 3 होगी और सी की वैल्यू 2, यानी कि बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अगर ये m है, ये n है, तो और ये एक फंक्शन दिया हुआ है, तो कौन सा फंक्शन है? चलें अगेन डायग्राम बना लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो डोमेन डी और को डोमेन, डोमेन दिया हुआ है हमारे पास ए बी सी डी, और रे और को डोमेन दिया हुआ है एक्स वाई। जनाब अब कंबाइन कर लेते हैं। फंक्शन कहता है ए को कंबाइन किया गया है एक्स से, बी को कंबाइन किया गया है वाई से, सी को कंबाइन किया गया है एक्स से, और डी को कंबाइन किया गया है वाई से। जाहिर बात है 1 to 1 तो है नहीं, अलबत्ता पूरा कोड डोमेन यूज हो रहा है, तो लाजमी तौर पे ऑन टू तो है। ऑन टू फंक्शन है, 1 to 1 है नहीं। और सिर्फ ऑन टू ही फंक्शन नजर आ रहा है, इनटू फंक्शन नहीं, क्योंकि कुछ बच नहीं रहा रेंज में। ऑन टू फंक्शन बिल्कुल है, ऑन टू फंक्शन है, 1 1 फंक्शन बिल्कुल नहीं है, बाइजेक्टिव हो नहीं सकता। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन टू। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। ओके, चलें जी, नेक्स्ट वीडियो से हम सब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।